देवशज्जनों नमस्कार। भारत में महिला सशक्तिकरण पे पिछले बहुत सालों से काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजनाएं, क्या क्या हम लेके आ रहे हैं। महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, उनका कॉलेज में स्कूल्स में उनके सीट्स बढ़ाई जा रही है। और अब बारी आती है संसद और विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र का नया अध्याय या अधूरा सुधार, बात करेंगे आगे के करके। लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखती है जब उसमें हर आवाज बराबरी से सुनी जाती है और महिलाओं की आवाज अब अनसुनी नहीं रह सकती, क्योंकि 33% आरक्षण कोई एहसान नहीं बल्कि आधी आबादी का हक है। संसद की कुर्सियां तभी मजबूत होंगी दोस्तों जब उन पर समाज का पूरा प्रतिनिधित्व बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति और लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक, संवेदनशील और दूरगामी विषय पर, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बारे में। क्या ये केवल एक बिल है या ये भारत के लोकतंत्र के चरित्र में मूलभूत परिवर्तन का प्रस्ताव है? सवाल ये है, क्या इससे महिलाएं केवल संख्या में बढ़ेंगी या नीति निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी? और क्या दूसरे लोकतंत्रों का अनुभव बताता है कि राजनीतिक आरक्षण सचमुच बदलाव लाता है? इसमें कोई डाउट नहीं। आइए इस पूरे विषय को जड़ों से समझें और भारत में महिलाओं राजनीति में कब और कैसे आई, इस पे भी चर्चा करें। भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी दोस्तों अचानक नहीं आई है। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुई, जब पुरुष नेताओं के साथ साथ महिलाओं ने सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, जेल यात्राएं, जनसभाएं और सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। तभी भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व का बीज पड़ा। सरोजिनी नायडू का हम जिक्र करें, अरुणा आसफ अली जी का जिक्र करें, विजय लक्ष्मी पंडित का जिक्र करें, कस्तूरबा गांधी जी का जिक्र करें, सुचित्रा कृपलानी जैसी अनेक महिलाओं ने राजनीति को जन संघर्ष का रूप दिया। महिलाओं के संवैधानिक उपस्थिति भी मामूली नहीं थी दोस्तों। राज्यसभा, सचिवालय और विधि मंत्रालय के प्रकाशनों के अनुसार संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी जब संविधान लिखा गया, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को गढ़ने में योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में महिलाओं को 1937 से सीमित मताधिकार मिला, लेकिन यह शिक्षा, आय और कर भुगतान जैसी शर्तों से बंधा हुआ। असल लोकतांत्रिक बदलाव तब आया जब भारत के संविधान ने 1925 में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू, यानी स्त्री, पुरुष, जाति, वर्ग, आय, शिक्षा, इन सब भेदों से ऊपर उठकर वोट देने का समान अधिकार लागू। यही भारतीय लोकतंत्र की क्रांतिकारी नींव थी। IPU के अनुसार महिलाओं का सार्वभौमिक मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार 1950 के संवैधानिक ढांचे में स्थापित हुआ और पहली महिला सांसद सदस्य 1952 में पहुंची। फिर भी राजनीति में महिलाएं कम क्यों रही? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे देश के लिए। संविधान ने समान अधिकार दे दिए, लेकिन राजनीति में वास्तविक प्रवेश आसान नहीं था। इसके पीछे कई कारण रहे हैं। सबसे पहले परिवार और समाज की पितृसत्तात्मक सोच, राजनीति का धन बल और बाहुबल से जुड़ना, दलगत टिकट वितरण में पुरुष प्रधान मानसिकता, चुनावी खर्च का बोझ और महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ। यही कारण है कि महिलाएं मतदाता के रूप में तो बड़ी संख्या में सामने आई, लेकिन उम्मीदवार और निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पीछे रह गई। आज भी 18वीं लोकसभा में केवल 74 महिला सांसद है, यानी लगभग 14%। दुनिया के औसत 27.5% की तुलना में ये काफी कम है। महिला आरक्षण की मांग कहां से उठी? संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग कोई नई बात नहीं है दोस्तों हमारे लिए। ये मांग दशकों से उठती रही है, लेकिन इसका निर्णायक व्यवहारिक आधार 1992-93 में आया, जब 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/2 आरक्षण अनिवार्य किया। यहीं से भारत ने पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं को संस्थागत राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। बाद में कई राज्यों ने पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया, जैसे हरियाणा के। आज लाखों महिलाएं प्रतिनिधित्व गांव, ब्लॉक, जिला परिषद और नगर निकायों में कार्य कर रही है। यह अनुभव बताता है कि आरक्षण केवल सीट भरने का साधन नहीं है, बल्कि नेतृत्व निर्माण का सूल भी बन सकता है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार हम जाएं तो लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इस समय PRI ढांचे में सक्रिय है। 33% महिला आरक्षण का वर्तमान संवैधानिक ढांचा क्या है, इसको समझेंगे। अब आइए मौजूदा कानून पर। मौजूदा कानून जो भी लागू होने वाला है, 2023 में पारित संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति
शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं को दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है ये बिल। यह आरक्षण SC और ST के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। कानून के अनुसार यह तब प्रभावी होगा जब इस अधिनियम के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे और उसके आधार पर परिसीमन भी होगा। इसके बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए रहेगा और सीटों का रोटेशन हर परिसीमन के बाद किया जाएगा। दूसरे लोकतंत्रों में क्या मॉडल अपनाए गए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलो, दुनिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के 3 बड़े मॉडल देखे जाते हैं। पहला, आरक्षित सीटें, इसमें संसद की कुछ सीटें सीधे महिलाओं के लिए निर्धारित की जाती है। रवांडा इसका सबसे बड़ा चर्चित उदाहरण है। महिलाओं की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है। IPO और UN वुमेन के ताजा डेटा के अनुसार एक बात करूं मैं तो रवांडा के निचले सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक। दूसरा, कानूनी उम्मीदवार कोटा। इस मॉडल में कानून राजनीतिक दलों को बाध्य करता है कि वे टिकटों का एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं को दें। फ्रांस जैसे देशों ने इस दिशा में कड़े नियम बनाए। इससे चुनाव में प्रवेश द्वार खुलता है पर जीत की गारंटी नहीं मिलती महिलाओं को। तीसरा, स्वैच्छिक पार्टी कोटा। अब हर पार्टी अपना कोटा रखती। कुछ देशों में कानून नहीं बल्कि राजनीतिक दल स्वयं अपने संगठनात्मक नियमों से महिलाओं को पर्याप्त टिकट देते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की मैं बात करूं तो ऑल वीमेन शॉर्ट लिस्ट जैसी रणनीतियों ने प्रतिनिधित्व बढ़ाने में भूमिका निभाई है। मार्च 2026 तक हाउस ऑफ कॉमन्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 41% पहुंच चुकी है। भारत का मॉडल इन तीनों में से पहले मॉडल के सबसे करीब है, यानी सीट आरक्षण भाग। सीट आरक्षण 33%। महिला आरक्षण के प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों? अब बात करते हैं इस कानून के पक्ष में सबसे मजबूत तर्कों की। प्रतिनिधित्व में न्याय। महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी है दोस्तों। यदि संसद और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 से 14% के आसपास ही रहे तो ये लोकतंत्र का अधूरा चेहरा है। 33% आरक्षण प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाएगा। नीति निर्माण में नया दृष्टिकोण। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल, स्वच्छता, सार्वजनिक सुरक्षा, मातृत्व, बाल कल्याण, लैंगिक हिंसा, श्रम भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अधिक मजबूती से नीति एजेंडा पर आ सकते हैं। UN वीमेन भी राजनीतिक कोटा को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सिद्ध उपायों में से एक मानते हैं। नेतृत्व का नया सामाजिक आधार। जब संसद और विधानसभा में महिलाएं दिखाई देंगी तो समाज में यह संदेश जाएगा कि राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। इसका स्कूल कॉलेज की लड़कियों के ऊपर पड़ेगा। प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और कॉर्पोरेट नेतृत्व तक पड़ेगा दोस्तों। पंचायत मॉडल का विस्तार होगा। भारतीय स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण का सफल अनुभव देखा है, 33% और कहीं 50%। यदि पंचायत और निगम निकायों में लाखों महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं तो संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना स्वाभाविक अगला कदम ठीक है हमारे लिए। दलों की टिकट राजनीति पर दबाव। आज अधिकांश राजनीतिक दल महिलाओं को सीमित टिकट देते हैं। आरक्षण लागू होने के पर दलों को मजबूरन महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। इससे राजनीति में प्रवेश का द्वार संस्थागत रूप से खुलेगा। 33% महिला आरक्षण की कमियां और चिंताएं किसी भी बड़े संवैधानिक सुधार की तरह इस कानून के बारे में भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। पहला, लागू कब होगा? ये सबसे बड़ी बात तो ये है। आलोचना यही है कि कानून पारित हो चुका है लेकिन उसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा होने के कारण टल सकता है। इसलिए समर्थकों के बीच भी चिंता है कि यदि समयबद्धता स्पष्ट न हो तो ये सुधार प्रतिकात्मक बन सकता है। रोटेशन से जवाबदेही पर असर। यदि आरक्षित सीटें हर परिसीमन या रोटेशन के साथ बदलती रहेंगी तो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में दीर्घकालिक राजनीतिक निवेश कम कर सकते हैं। क्षेत्र और नेता के बीच रिश्ता कमजोर पड़ने की आशंका रहती है दोस्तों। प्रॉक्सी राजनीति का खतरा। स्थानीय निकायों में ये शिकायत कई बार सामने आई है कि कुछ जगह निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के पीछे वास्तविक नियंत्रण परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं, यानी सरपंच महिला है, मर्द जाकर के पंचायत में बैठता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि पूरी तस्वीर नहीं है, धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही महिलाएं जो खुद आकर के पंचायत को कंडक्ट करती है। और संसद और विधानसभाओं में भी शुरुआती दौर में कुछ हद तक ये जोखिम रह सकता है। इसलिए आरक्षण के साथ प्रशिक्षण, राजनीतिक क्षमता, विकास और संस्थागत समर्थन जरूरी देना पड़ेगा। ओबीसी उप कोटा की मांग। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों का तर्क है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग उप कोटा होना चाहिए। वर्तमान कानून SC/ST महिलाओं के लिए तो प्रावधान देता है पर ओबीसी महिलाओं के लिए ये अलग उप कोटा स्पष्ट रूप से नहीं देता। क्या केवल आरक्षण ही समाधान है? ये भी तर्क है कि राजनीतिक दल स्वेच्छा से 33%
टिकट महिलाओं को दें, चुनावी फंडिंग में लैंगिक समानता लाएं और पार्टी संगठन में महिलाओं को ऊपर लेकर के आए तो बिना आरक्षित सीटों के भी प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, ये मेरा मान। लेकिन भारत के पिछले अनुभव से ये भी स्पष्ट है कि स्वैच्छिक सुधार बहुत धीमे रहे हैं। इसलिए समर्थक कहते हैं कि संवैधानिक आरक्षण जरूरी है। क्या 33% पर्याप्त है? ये भी एक दिलचस्प बहस चल रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 33% केवल शुरुआत है, ये मंजिल नहीं है, ये अंत नहीं है, क्योंकि लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 नहीं बल्कि आधी आबादी के करीब होनी चाहिए, यानी 50% होनी चाहिए। दूसरी ओर 33% को एक व्यवहारिक और संक्रमणकालीन चरण माना जाता है, यानी पहले एक निर्णायक न्यूनतम उपस्थिति स्थापित हो, फिर राजनीति की संरचना बदले। इस दृष्टि से 33% एक फ्लोर है दोस्त, सीलिंग नहीं, यानी ये 50 तक भी जा सकता है। मेरा मानना है जब उनकी संख्या टोटल जनसंख्या में 50% है तो क्यों न उनको 50% रिजर्वेशन दिया जाए, यानी न्यूनतम गारंटी हो सकती है, अंतिम सीमा नहीं है। खुश हो जाए सारी महिलाएं, तैयार हो जाए, पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। दोस्तों, भारत को इस कानून के साथ और क्या करना चाहिए? अगर भारतीय सुधार को सचमुच सफल बनाना चाहता है तो केवल आरक्षण काफी नहीं होगा, कुछ और कदम भी जरूरी होंगे। महिला उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण, संसदीय और विधायी रिसर्च सहायता, दलगत टिकट वितरण में पारदर्शिता, चुनावी वित्त पोषण में समान अवसर देना चाहिए उनको। महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में गरिमा की गारंटी भी हमें देनी चाहिए। और राजनीति में प्रवेश करने वाली पहली पीढ़ी की महिलाओं के लिए मेंटरशिप ढांचा तैयार करना चाहिए हमें। महिला आरक्षण को केवल सीटों की गणना नहीं बल्कि नेतृत्व निर्माण के रास्ते परियोजना बनाना होगा हमें मिलकर। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? अभी भारत में महिलाएं राजनीति में बहुत पहले आ चुकी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में, विधानसभा में, मताधिकार की लड़ाई में, पंचायतों में और अब राष्ट्रीय नेतृत्व में भी आने वाली है। लेकिन उनकी संख्या और शक्ति में भी बड़ा अंतर है। 33% महिला आरक्षण का कानून भारतीय लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और प्रातिनिधिक बनाएगा। ये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति को अपवाद से सामान्य बना सकता है। ये नीति निर्माण को अधिक मानवीय, समावेशी और सामाजिक रूप से संवेदनशील बना सकता है। लेकिन ये तभी सफल होगा जब इसे समय पर लागू किया जाए। इसे सिर्फ राजनीतिक श्रेय का विषय न बनाया जाए और आरक्षण के साथ नेतृत्व विकास का पूरा ढांचा भी हमें खड़ा करना पड़ेगा। भारत की बेटियां केवल वोटर नहीं है, वे नीति निर्माता भी बन सकी हैं, कानून बनने वाली भी बन सकी है वो, और रास्ते की दिशा तय करने वाली भी बन सकती है। तो उनको क्यों न बनाए? अब सवाल यह नहीं है कि महिलाओं को राजनीति में जगह मिलनी चाहिए, सवाल यह है कि भारतीय लोकतंत्र अब सचमुच अपनी आधी आबादी को बराबरी की सत्ता भागीदारी देने के लिए तैयार है। आधी आबादी को सीधा सत्ता, यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। महिला आरक्षण कोई अंत नहीं है बल्कि एक नए और समावेशी भारत की शुरुआत। अगर संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो देश की सोच भी बदलेगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। मैं अपनी सब बहन बेटियों से निवेदन करता हूँ कि तैयार हो जाइए। जब एक मर्द जाके पार्लियामेंट में बोल सकता, अपने लोगों की मांग रख सकता, तो आप क्यों नहीं? महिला सशक्तिकरण की तरफ ये भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।